आइए तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जो भी एग्ज़ाम बीत चुका है, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, अंग्रेजी, उसमें तो मज़ा ही आ गया है। बहुत बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने लिखा है और हमारे द्वारा डाला गया जो भी वीडियो था वो अधिकांश से प्रश्नों में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो आज की वीडियो में मैं नॉन हिंदी पढ़ने वाले वैसे छात्र जो हिंदी की परीक्षा, संस्कृत की परीक्षा की जगह पर नॉन हिंदी की परीक्षा देंगे, उनके लिए मैं बेहतर बहुत VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे ही तो आएंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो निश्चित रूप से आप इन 75 प्रश्नों को देख लें, आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहें और तो निश्चित रूप से आपका ये 50 नंबर आज ही कंप्लीट होगा। और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना ना भूलें। यदि नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में एक से बढ़कर एक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके कल के एग्जाम में आ रहा है तो आ रहा है, बस इतना ही जान जाइए, आएगा तो आएगा। आइए तो प्रश्न नंबर 1 हमारा है। पहला प्रश्न है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में दीदी के जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई। तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन इसमें आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न पूछेगा कि संजू ने किसके जादू को देखकर मचल गई। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखिएगा तो दीदी के जादू को, ठीक है, दीदी के जादू के करिश्मे को देखकर कौन मचल गई, तो उस समय आप ऑप्शन में खोजिएगा संजू। ठीक है, आगे बढ़िए। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की क्या है, तो नई विद्या है। क्या है, नई विद्या है। अगला प्रश्न, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जनवरी 1997, जनवरी 97 देगा, 1897 1997 नहीं देगा, केवल 97। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जनवरी 97 को कौन दिन था, आप याद रखिएगा दोस्तों, रविवार। कौन दिन था, रविवार था। अगला प्रश्न पूछेगा कि संजू एक लड़की थी, कैसी लड़की। 4 ऑप्शन देंगे, नन्ही, बड़ी, प्यारी, कठोर, ऐसे ऐसे 4। तो आप ऑप्शन में खोजिएगा नन्ही लड़की थी। संजू कैसी लड़की थी, तो नन्ही लड़की थी। क्लियर। 5वां प्रश्न है कि सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है। तो सत्य के प्रयोग के लेखक महात्मा गांधी हैं। ठीक है। पाठ में दीदी की डायरी का वर्णन किया गया, याद रखिएगा, पूछेगा पाठ में किसकी डायरी का वर्णन किया गया है, तो दीदी की डायरी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है कि संजू को डायरी पिता ने लाकर दी थी। प्रश्न पूछेगा कि संजू को डायरी किसने लाकर दी थी, तो पिता ने लाकर दी थी। किसने लाकर दी थी, पिता ने। ठीक है, एक एक प्रश्न पर प्यारे बच्चों आप लोग निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर कर देखिएगा। ऐसा ना कि वीडियो चल रहा है और आप किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम देखिए, आपकी परीक्षा में ये आ रहा है। ठीक है, तो संजू की डायरी किसने लाकर दी, पिता ने लाकर दी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, प्रश्न आएगा, तो याद रखिएगा बापू से। बापू किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को। किसको, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, बापू कहते हैं। इन्हीं से संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती थी, तो याद रखिएगा संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। क्लियर। 10वां प्रश्न है संजू पिकनिक मनाने कब गई, तो याद रखिएगा 3 जनवरी 97 को। कब, 3 जनवरी 97 को गई थी। कौन, संजू।
अगला प्रश्न है कि संजू की सहेली नीलू की शादी बचपन में ही कर दी गई। याद रखिएगा, बहुत बहुत भी प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संजू की कौन सहेली थी जिसकी शादी बचपन में ही कर दी गई। वो 4 नाम दिए गए, उसमें से आपको ढूंढ लेना है नीलू। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि 4 जनवरी 97 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया। तो याद रखिएगा, 4 जनवरी 97 को संजू ने अपनी डायरी में एक जापानी लड़की के बारे में बताया जिसका नाम था तोतो जान। क्या नाम था? तोतो जान, जो कि जापानी लड़की थी। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस पुस्तक से मिली। इसके पहले तो मैंने बताया था किन से मिली, तो गांधी से। और किस पुस्तक से मिली पूछेगा तो गांधी साहित्य से। किससे? गांधी साहित्य से। रोजनामचा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए, रोजनामचा का अर्थ होता है रोज किया जाने वाला काम। क्लियर? रोज किए जाने वाले कार्य को ही रोजनामचा कहते हैं। संजू को उपहार में क्या मिला? तो पुस्तक मिला था। संजू को उपहार में क्या मिला था? पुस्तक मिला था। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, मिस न कर जाए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कूल में संजू किस पुस्तक की तलाश में रहती थी? तो कविता की तलाश में, कविता की पुस्तक की तलाश में रहती थी। ठीक है। पीपल शीर्षक कविता में कविता की पूछेगा कि क्या कहते हैं, कविता की कैसी स्थिति की वर्णन की गई है? तो वन्य प्रांत के सौंदर्य, वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पीपल पाठ के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा प्रिय बच्चों, गोपाल सिंह नेपाली। पीपल पाठ के रचयिता कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। पीपल खड़ा है कहाँ? तो निर्झर के पास। कहाँ खड़ा है? निर्झर के पास। 20 नंबर प्रश्न है कि पीपल कविता हमें किससे परिचय कराती है? तो याद रखिए प्रकृति के विविध से। किससे परिचय कराती है? प्राकृतिक के विविध से। पीपल कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है? तो क्या तरु माने पेड़ होता है, और पेड़ पर पक्षी बैठकर क्या खाएगा? फल ही ना खाएगा, तो फल खाता है। ठीक है। 22 नंबर है, छायावादी कविता का उल्लेखनीय विशेषता प्राकृतिक चित्रण है। ये 4 ऑप्शन में एक रहेगा। छायावादी कविता का उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो प्राकृतिक चित्रण, उसमें ऑप्शन में आप खोज लेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि चकोर रो रो कर रात गुजारे हैं। चकोर रो रो कर रात गुजारे हैं। ठीक है। तो रो रो कर रात किसने गुजारा? तो चकोर ने। किसने गुजारा? चकोर ने। अगला प्रश्न है कि मराल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, मराल का अर्थ होता है हंस। क्या होता है? हंस होता है। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा था? गोल था। कैसा था? गोल था पीपल के पत्ते का आकार। ठीक है। आगे बढ़िए। 26 नंबर प्रश्न है कि पीपल हिंदी साहित्य के छायावाद काल की कविता है। पूछेगा कि पीपल हिंदी साहित्य की किस काल की कविता है? तो आपको बस ऑप्शन में ढूंढ लेना है क्या? छायावाद काल की कविता। ठीक है। पीपल का पेड़ कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो इसमें ऑक्सीजन। सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन करता है? पीपल का पेड़ करता है। 28 नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु निराला पाठ किसकी जीवनी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। प्रश्न में पूछेगा कि दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या है? तो यहीं लिखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कई प्रश्न इसमें तैयार हो जाएंगे आपके। 29 प्रश्न है कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? तो आचार्य शिव पूजन सहाय। याद रहेगा ना, आचार्य शिव पूजन सहाय। दीनबंधु निराला पाठ क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि निराला जी सच्चे अर्थों में मित्र थे। किनके मित्र थे? तो दीन दुखियों के मित्र थे। दोस्तों याद रखिएगा, निराला जी किनके मित्र थे? तो दीन दुखियों के, गरीबों के, जो अत्यंत दुखी है, गरीब हैं, उनके सच्चे मित्र थे।
इसीलिए तो इनका नाम रखा गया दीन बंधु निराला। ठीक है, दीन मतलब गरीब, और बंधु मतलब भाई, ये गरीबों के मसीहा थे। 32 नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु निराला बंगाली समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे। बहुत बहुत भी प्रश्न है, ये आ रहा है प्रश्न, याद रखिएगा इसको, आ रहा है। कौन सी की तरह घुल मिल जाते थे, तो दूध मिश्री की तरह। दीनबंधु निराला बंगाली समाज में दूध और मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। बेलूर मठ पूछेगा कहाँ है, तो याद रखिए बेलूर मठ कोलकाता में है। कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि खेमा पाठ किस पर आधारित है, तो खेमा पाठ बाल मजदूर पर आधारित है। ये 4 ऑप्शन में एक रहेगा बाल मजदूर, तो बाल मजदूर पर आधारित है। 35 से कसारा से बात करने के कितने देर के बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था, तो याद रखिएगा आधा घंटा। कसारा से आधे घंटे बात करने के बाद खेमा किसके पास पहुंचा, लेखक के पास पहुंचे। इसमें भी कई तरह के प्रश्न पूछ देंगे कि आधे घंटे के बाद करने के बाद खेमा किसके पास पहुंचा, तो लेखक के पास। किससे, किसके बात करने के बाद, किससे, तो कसारा से, है ना। खेमा की उम्र लगभग कितनी थी, तो 8 से 9 वर्ष। कितनी थी, 8 से 9 वर्ष, याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है कसारा का स्वभाव कैसा था, तो कसारा का स्वभाव कठोर था। क्लियर। 38 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। खेमा कितना भाई था, प्रश्न आएगा कि खेमा कितना भाई था, तो याद रखिएगा खेमा 4 भाई था। याद रहेगा ना, खेमा 4 भाई था। खेमा ने काका कहकर किसको संबोधित किया, तो कसारा को। किसको, कसारा को। कसारा के पैसे किसने लौटाए, तो लेखक ने लौटाए। अरे भाई कसारा कौन है, तो एक कंपनी का मालिक था, सॉरी होटल का मालिक था, जिस होटल का नाम था मुक्ता काशी। क्या नाम था, बहुत भी प्रश्न है भी कि कसारा के होटल का नाम क्या था, तो मुक्ता काशी से संबंधित क्वेश्चन भी है नीचे। मुक्ता काशी होटल के मालिक था, जिसमें बर्तन मलने का काम कौन करता था, खेमा। ठीक है। खेमा कहानी के केंद्र कौन सी है, तो बाल मजदूर है। क्लियर। बर्तन साफ न होने पर किसकी पिटाई की गई, तो खेमा की पिटाई की गई। ठीक है। देखिए आ गया प्रश्न, मुक्त काशी होटल का मालिक कौन था, तो कसारा था। मुक्ता काशी होटल के मालिक कौन था, कसारा था। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि खेमा कसारा के होटल में काम करता था, अर्थात खेमा किसके होटल में काम करता था, तो कसारा के। कसारा के होटल में बर्तन मलने का काम कौन करता था, तो खेमा करता था। हो गया ना कई प्रश्न। कसारा का होटल अस्थायी था, कौन स्थायी होटल नहीं था, वो अस्थायी होटल था। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि कसारा का होटल कैसा था, तो अस्थायी था। याद रहेगा ना। खेमा कसारा से क्या मांग करता था, तो याद रखिएगा चप्पल खरीदने के लिए कहता था। क्या खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए खेमा कहता था। किससे, कसारा से, जो कि उसका मालिक था। खेमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो खेमा। खेमा कहानी का मुख्य पात्र भी खेमा ही है। खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो अत्यंत दयनीय। भाई अत्यंत दयनीय होगी तभी ना किसी का बेटा जाकर दूसरे के होटल में बर्तन मलने का काम करेगा। तो निश्चय उसके पिता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। कसारा ने खेमा को चप्पल मांगने पर फटकार लगाया था कि जब खेमा ने चप्पल मांगा उसने डांटा डपटा फटकार सुनाया। किसको, खेमा को। किसने, कसारा। खेमा शीर्षक पाठ की कौन विद्या है, तो कहानी। बहुत सुंदर एक कहानी है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे, तो याद रखिएगा बहुत भी प्रश्न है ये। 1000 अध्यापक। कितना, 1000 अध्यापक रहते थे। कहाँ, तो विक्रमशिला में। ठीक है। बच्चे की दुआ क्या है, तो बच्चे की दुआ एक प्रार्थना है। याद रखिएगा बहुत भी प्रश्न है भी। बच्चे की दुआ क्या है, एक प्रार्थना है। गांव में ईदगाह, गांव से ईदगाह कितनी दूर का था, तो 3 कोस की दूरी पर था। कितनी दूरी पर था, 3 कोस। याद रहेगा ना। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे, तो मात्र
3 पैसे थे। ये ईदगाह के लेखक कौन है, इसको याद रखिएगा। ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन था? तो बाल गोविंद। बाल गोविंद भगत जो था कबीर को क्या मानता था? साहब मानता था। ठीक है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक, मात्र एक। बाल गोविंद भगत कितने बेटे? एक ही थे। बाल गोविंद भगत वो क्या था? तो गृहस्थ था। पूछेगा, 4 ऑप्शन देंगे आपके पास, तो निश्चित रूप से आप उसमें खोज लेंगे गृहस्थ। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। कलिंग का युद्ध कितने साल तक चला? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 4 साल तक चला था कलिंग का युद्ध। किसके किसके बीच? कलिंग महाराज और अशोक के बीच चला था, जिसमें कलिंग महाराज की जो पुत्री थी पद्मा अंत में आई और युद्ध के लिए ललकारी थी, जो कि स्त्रियों से युद्ध नहीं करने के लिए वचनबद्ध थे सम्राट अशोक, और अंत ही नहीं अपना तलवार नीचे रखना पड़ा, युद्ध से लौटना पड़ा, और उसी युद्ध से क्या कहते हैं करुणित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे बढ़िए। सम्राट अशोक किसके सामने किसके नीचे तलवार फेंक दिए? तो पद्मा के नीचे। पद्मा के सामने उन्होंने अपना तलवार नीचे फेंक दिया। ठीक है। 62 नंबर है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है? तो कहानीकार है। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? कहानीकार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। संजू एक लड़की थी। कैसी लड़की थी पूछेगा? तो बहुत ही हंसमुख लड़की थी। कौन? संजू। अगला प्रश्न बहुत भी यही प्रश्न, ये भी आ रहा है प्रश्न कि निंदा किसका नाम है? देगा ईर्ष्या की छोटी बेटी का, ईर्ष्या की माँ का, ईर्ष्या की बड़ी माँ की बेटी का, ईर्ष्या की नानी का, कोई ऑप्शन देगा आपके पास। याद रखिएगा ईर्ष्या की बड़ी बेटी। अर्थात निंदा का अर्थ क्या होता है? निंदा का अर्थ हुआ शिकायत करना। आप शिकायत किसको कीजिएगा? जिससे ईर्ष्या होगी उसी से न कीजिएगा। तो ये निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। ठीक है। 6ठा प्रश्न, जो रहीम दिन ही लखाए दिन बंधु सम होए। दिन बंधु, यहाँ बंधु हो जाएगा, दिन बंधु सम होए, इसको आप बंधु पढ़ेंगे ब। जो रहीम दिन ही लखाए दिन बंधु सम होए, यह प्रसिद्ध दोहे किसकी पंक्ति है पूछेगा? तो याद रखिएगा रहीम की है। किसकी पंक्ति? रहीम की। प्रश्न आएगा पुण्यशील कौन थे? तो याद रखिएगा पुण्यशील निराला थे। ठीक है ना। 68 नंबर प्रश्न में मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह युक्ति किसकी है? तो अशोक की, सम्राट अशोक की, जो कि पद्मा उसके जब सामने आई युद्ध के लिए ललकार रही थी, उस समय अशोक ने कहा कि मैं किसी स्त्री पर अपना शस्त्र नहीं उठा सकता हूं। 69 नंबर प्रश्न पर आइए, आगे बढ़िए। अशोक का शस्त्र त्याग, इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव। 70 नंबर प्रश्न है कि गोद में, देखिए गाना है, गोदी में पियावा चमको उठे सखिया चिहुके उठे ना, है ना। यह गाना बाल गोविंद भगत गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। जब उनकी पुत्र की मृत्यु हुई थी, दुख में एकदम विह्वल थे, फिर भी वो गाना गुनगुनाते रहते थे, गाते थे यही गाना कि गोदी में पियावा चिहुके उठे सखिया चिहुके उठे ना, है ना। याद रखिएगा, बहुत भी यह प्रश्न ये। 71 नंबर प्रश्न है कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी मील है? तो 27 मील। याद रखिएगा कितनी मील? 27 मील। हुंडरू का जल प्रपात ये क्या है? तो एक यात्रा वृत्तांत है, जिसके रचनाकार कौन है? कामता प्रसाद है। 2 प्रश्न इसमें तैयार हो गया। पूछेगा कामता प्रसाद द्वारा रचित हुंडरू का जल प्रपात क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। हुंडरू का जल प्रपात के रचनाकार कौन है? तो कामता प्रसाद है ना। 73 नंबर प्रश्न है कवि हिरण के बच्चे को आश्वासन देते हुए क्या कहा? तो कवि ने कहा कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। वकील साहब स्वभाव से क्या थे? याद रखिएगा ईर्ष्यालु थे।
ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाले। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। तो दोस्तों ये 75 प्रश्न निश्चित रूप से आज आप कंप्लीट कर ही लीजिए, क्योंकि कल की परीक्षा में निश्चित रूप से लगभग क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बुक से। ठीक है। चलिए, तो कल की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परीक्षा बहुत अच्छा से बीते, यही मेरी शुभकामना है। फिर हम लोग संस्कृत के जो वीडियो हैं अब उसको लेकर आएंगे तुरंत।